नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल वॉइस के इस विशेष प्रसारण में, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में बहुत अच्छे से समझ गई है, जान भी गई है और उनके भाषण और उनकी तकरीर उत्तर प्रदेश में रोज कोई न कोई मुद्दा बन रहे हैं और कोई विवाद भी पैदा कर रहे हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में एआईएमआईएम की सक्रियता, असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता और उनके लगातार कैंपेन इस बात को साबित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी बढ़ती सक्रियता कुछ राजनीतिक दल जो माइनॉरिटीज वोट को अपने घर की संपत्ति की तरह ट्रीट करते हैं, उनमें बड़ी बेचैनी है। तो कुछ गंभीर आरोप भी लगाते हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी के इशारे पर भी काम कर रहा है। तो ओवैसी जब बोलते हैं तो बहुत लोगों को गुस्सा भी आता है, बहुत लोग खुश भी होते हैं, उनके जो विरोधी हैं उनको उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाते हैं। तो आज एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नेशनल वॉइस के ब्रॉडकास्ट सेंटर लखनऊ में इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में लाइव मेरे साथ एक्सक्लूसिवली स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलाने का मुझे। उत्तर प्रदेश काफी कुछ घूम लिया आपने, पिछले 2 सालों से आपकी सक्रियता बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। पहली बार मैंने आपको मेरठ में देखा था, एक कार्यक्रम में आप आए थे। इस बीच मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की आपकी सक्रियता, किस तरह का रिस्पांस पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, 2 साल समाजवादी सरकार ने मुझे यहाँ पर घुसने नहीं दिया था, घुसने नहीं, जनसभा करने का परमिशन नहीं दिया। तो मैं उसके बाद ये फैसला लिया हम लोगों ने कि हम गाड़ी में फिरेंगे। तो 200-300 किलोमीटर रोज फिरते थे, लोग से मुलाकात करते थे, संगठन के लोगों को, उनके हौसलों को बुलंद करते थे। अब जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो अब इनके हाथों में कुछ रहा नहीं। तो हमारी जनसभा हो रही है, पब्लिक मीटिंग हो रही है, तो यकीनन इससे हमारे हौसले बुलंद जरूर हो रहे हैं, लोग काफी आ रहे हैं। मगर मैं सिर्फ आवाम को देखकर खुश नहीं होगा, बल्कि अगर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उसको वोट में कन्वर्ट करें। आपको रोका क्यों था इन लोगों ने? क्या डर है ऐसा कि आपको सभा करने से रोका गया, परमिशन नहीं दी गई? कई बार ऐसा हुआ, प्रॉब्लम क्या थी? एक बार नहीं बल्कि 31 मरतबा मुझे परमिशन दिया गया और कैंसिल किया गया या फिर नहीं देते थे। और हद तो यह हो गई कि कानपुर के एसडीएम ने अपने रिफ्यूजल लेटर में लिखा कि अगर ये आएंगे तो समाजवादी एमएलए को शिकस्त होगी और फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा। तो वो अभी भी काम कर रहे हैं वहां पर मौसूफ हो। तो इस तरह से पर लेकिन ये कहा गया सरकार की तरफ से कि आपके भाषणों से समाज में बड़ी विघटन की स्थिति हो जाती है, इस नाते आपकी सभा को उस वक्त अलाउ नहीं किया गया। देखिए, अभी इलेक्शन में मैं 20 सभाएं किया वेस्टर्न यूपी में, और फिर लखनऊ में 2-3 सभाएं हुई है। आज मैं 3-4 सभा करके आया हूं। तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इलेक्शन के माहौल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और फिर हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो बहुत ही सबको एहतियात करना पड़ेगा, कैसा ना हो कि हमारे विरोधी को मौका मिल जाए। करेक्ट बात। तो कोई हुआ ही नहीं। महाराष्ट्र में मेरे 30-40 सभाएं हुई, वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ बौखलाहट का शिकार हो गए, फरसूदा सोच के आदी हैं ये समाजवादी के लोग, और ये नहीं चाहते कि इनको कोई चैलेंज करे। देखिए, ये इनका दिलो दिमाग में इतना गुरूर है कि ये समझते हैं कि मुसलमान जो है इन्होंने किसको किडनैप कर रखा है और ये इनके पीछे चलेगा, कोई इनके सामने। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान बंधक है? यही मुझे लगता है, क्योंकि मुसलमान नहीं है बल्कि समाजवादी समझती है कि बस हम ही मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या ये बंधक है मुसलमान उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली? नहीं, देखिए, समाजवादी की सोच ये है कि मुसलमान को वो बंधक समझते। मुसलमान किसी का बंधक हो ही नहीं सकता, और मुसलमानों ने ही इनको सत्ता दिया है। और इन्होंने जो वादे किए थे 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसमें कुछ पूरा नहीं किया, जीरो है। सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं और उसके बाद खौफ दिलाते हैं कि देखिए बीजेपी आ जाएगी। मेरा बोलना यह है कि भाई, जितने इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए, कभी मुसलमानों ने या बहुत से कम लोगों ने बीजेपी या कम्युनल पार्टीज का साथ दिया। अब जब 2014 में मोदी आकर 70 सीट पर कामयाब हो गए, तो फिर कहां गया आपका वोट? और एक ही परिवार के 5 लोग कामयाब हो गए। ससुरे कामयाब होते, बहू कामयाब होती, भाई का बेटा कामयाब होता, भाई का पड़नवासा कामयाब होता, कांग्रेस में 2 लोग कामयाब होते और बाकी पूरे चले गए। तो फिर सौदा क्या आपने किया था कि भाई हमारे खानदान के 5 यादव परिवार को छोड़ दो, बाकी का 70 सीट तुम लेके चले जाओ।
तो ये समझ में नहीं आया मुझे। पर समाजवादी पार्टी ये क्यों कहती है कि आप मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, अगर ऐसा है ना तो फिर हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही टीवी चैनल चलेंगे, एक नेशनल वॉइस, एक दूरदर्शन, 2 ही अखबार चलेंगे, 2 ही गाड़ी चलेगी, 2 ही मोटरसाइकिल चलेंगे, 2 ही कपड़े पहन लीजिए। अरे भाई, जमहूरियत की ब्यूटी यह है कि चॉइस हो। आप अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, अच्छी तरह से पेश करेंगे, आप आगे जाएंगे, मैं अपनी बात को रखूंगा, आगे जाऊंगा। मगर ये इनका कहना कि नहीं आप वोट नहीं, आप होते कौन है कि वोट ना लो, ये ना करो। अरे भाई, क्या यही लोहिया की सोच है? आप तो ये कहना कि ठीक है ओवैसी आया है तो हम इसके चैलेंज को कबूल करते हैं और हम जाएंगे हमारे बात लेकर। मगर ये कहना कि नहीं तुम आने से वोट कटेगा, तो फिर ये बताइए कि आपके परिवार के 22 लोग पॉलिटिक्स में हैं, ये सही है जमहूरियत के लिए? ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीतिक हैसियत तो कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं, आज नहीं है। इब्तदाई इश्क है, देखिए आगे होता है क्या। आज कुछ तो ऐसे में अगर ये आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के इशारे पर माइनॉरिटीज के वोट बंटवा रहे हैं, देखिए तो क्या गलत है इसमें? नहीं, इसमें वोट मैं ही नहीं बंटवा रहा हूं। अगर यहां पर मिसाल लखनऊ में कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हो गया, आपका भी कैंडिडेट खड़ा है, कई जगह पर इनके रेबल कैंडिडेट्स खड़े हैं, आपके चाचा की नहीं बनती। अच्छा, हद तो ये हो गई कि शिवपाल लेटर लिख कर देते हैं कि प्रोफेसर राम गोपाल बीजेपी के एजेंट हैं, हाँ। अपने बहू बेटे को बचाने के। तो फिर भाई आपके मुलायम सिंह भी स्टेटमेंट देते हैं। मुलायम सिंह कहते हैं मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। तो भाई आप बाप की बात का यकीन करेंगे, वो इसी की बात का यकीन करेंगे? आप ही के खानदान में आप एक नहीं है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। डेमोक्रेसी है, मैं अपनी बात को रखूंगा, अपनी बात पर, अपने प्रोग्राम पर लोग मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, ये अवाम के ऊपर छोड़ दीजिए। पर यूपी में तो वो अपने को माइनॉरिटीज का रहनुमा बताते हैं। हाँ, आपको क्यों तकलीफ होती है? मुझे तकलीफ नहीं होती। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि भाई अगर आप रहनुमा है, देखिए एक बात समझिए कि नरेंद्र मोदी को हम 2002 के कम्युनल राइट के लिए कभी हम उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी को निभा नहीं सके। वैसे ही अखिलेश ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी को नहीं निभा सके। मुजफ्फरनगर में 5 साल में 400 दंगे हुए। भाई मैं आपको रोका था क्या? आप बताइए क्यों आप नहीं रोक सके? रेप में 200% इजाफा हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हफ्ता भर पहले आपने देखा होगा कि उन 7 लेडीज का जिक्र किया जो 1.5-2 साल से चार्जशीट डालने के बाद भी उनसे इंसाफ। आप एक बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। व्हाई दिस? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कम्युनल राइट्स जो इनके दौर में हुए वो 2002 में भी होते थे, आज यहां पर भी हो रहे हैं। कोई बड़े भाई है तो छोटे भाई हैं, कौन सा फर्क है इनमें? बता दीजिए कि यही तो सॉफ्ट हिंदुत्व की इनका पॉलिसी है अखिलेश की। सही कौन है? मुलायम सिंह यादव सही कह रहे हैं या अखिलेश वाकई मुस्लिम विरोधी? आप और हम की बात छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में, मेरे घर में, अगर मेरे वालिद या आपके वालिद आपके बारे में कुछ कहेंगे तो दुनिया कहेगी अगर बाप कह रहा है तो सच्चाई होगी। तो यकीनन जब मुलायम सिंह ने कह दिया कि मुस्लिम विरोधी है तो अब आप और हम क्या बोलेंगे? आप अपने पिताजी को नहीं। पर माइनॉरिटीज के वोट पर मायावती भी अपना हक जताती हैं, आपको उनसे भी इतराज है? अब देखिए, पॉलिटिक्स है तो जाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि अपने वोट लें, कामयाबी हासिल करें। आप नए प्लेयर हैं, परेशानी है? देखिए यूपी में पहली मरतबा बड़ा टफ ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड। यकीनन टफ है, कोई आसान नहीं और मुझे लगता है आपकी जिंदगी में पॉलिटिकली बड़ा चैलेंजिंग है उत्तर प्रदेश। नहीं, मैं तो ये फैसला लिया हूं और मैंने पब्लिकली इस बात को कहा है कि क्या फैसला किया? जिस तरह कांशीराम ने दलित समाज के इंसाफ के लिए लड़ा और जद्दोजहद की, उसी तरह मैं भी यहां पर काम करूंगा। यूपी के हर गांव और घर पे जाऊंगा, अपनी कोशिश करूंगा। दूसरा काम तो मुझे आता ही नहीं है सिवा पॉलिटिक्स के, तो करूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि चुनाव के बाद तो आप हैदराबाद चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को छोड़कर? इनके मसाइल फिर कौन उठाएगा? तो आपकी बात पर यकीन कोई क्यों करे? बिल्कुल सही है। अगर मैं आज कुछ भी कह दूं ये सवाल उठेगा, ये वक्त ही तय करेगा। और मेरा अज़म, मेरा हौसला, मेरी बातें आज जो मैं कर रहा हूं बताएगा। और मैं आप खुद बोलेंगे कि हाँ, इसने टीवी चैनल में आकर ये बात कही थी और अपनी उस बात पर आज भी कायम और इंशाल्लाह रहूंगा। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के इशू की चुनौती कबूल है? देखिए, इलेक्शन खुद एक चुनौती है। क्यों माइनॉरिटीज? इलेक्शन खुद एक चुनौती है। इलेक्शन कोई आसान खेल नहीं है। इलेक्शन खुद एक बहुत बड़ा मेहनत, जस्तजू, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीजें उसमें है। तो इलेक्शन खुद इस बार सिर्फ आप माहौल समझने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं? ना, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे, देखेंगे आप। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कि अखिलेश यादव कहते हैं उनका काम बोलता है और आप लोग उनके काम में डेंट मारने के लिए इस तरीके के रिलीजियस एंगल पर बात करके माहौल खराब करते हैं।
ये कौन सा काम बोलता है? काम ये बोलता है कि मेट्रो बनवाई, एक्सप्रेसवे बनवाई, अस्पताल खोला। मेट्रो में तो चलिए आप हम चलते हैं, अखिलेश को बुला लेते हैं, चलिए मेट्रो कहां जाती, देख चल ही नहीं रही मेट्रो। सफाई में जू खोला, 10 में से 6 बबर शेर मर गए, लंदन से डॉक्टर बुलाते। यहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और गरीब का बच्चा मरता है, पीने का पानी नहीं है, तो आप रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाते सफाई के जू में। यह आपका काम बोलता है। पर सेम यही लैंग्वेज, पर सेम यही लैंग्वेज बीजेपी की है जो आप बोल रहे हैं। सुनिए 3.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट है। भाई आप तो मुसलमानों के रहबर, रहनुमा, लीडर, नेता सब आप हैं। 1% बजट नहीं है माइनॉरिटीज का आपका। 3.5 लाख करोड़ का बजट और उसका 1% नहीं है। क्यों? आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम लीडर हैं उनके पास, जिन्होंने मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए बताते हैं पूरी जान की बाजी लगा दी। भाई मैं तो कह रहा हूं ना कि बिल्कुल बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि 3.5 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 1% माइनॉरिटी का बजट नहीं है। झूठ बोलते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 85 स्कीम से 20% हिस्सा दिए। मेरे पास आरटीआई एप्लीकेशन है कि अखिलेश ने 5 साल में चीफ मिनिस्टर एक भी मीटिंग नहीं ली कि वो 85 स्कीम में 20% मुसलमानों देंगे। 2016-13 मई को जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, उसके बाद कोई मीटिंग इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आजम खान ने खड़ी कर दी। आपने तो कोई कॉलेज भी ठीक से बनवाए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि रामपुर 10,000 माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स उसमें एजुकेशन ले सकते हैं। रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, इन 5 जिलों में गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। और यहां पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो लिटरेसी रेट है वो 4% कम हुआ है। 2011 का सेंसस है। 2% मुसलमान लड़के ग्रेजुएट होते हैं। तो कौन सा विकास आपने किया? ये 2011 का डेटा है पूरा। मैं और आप कोई, मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं। आप बता दीजिए, मुझे डिस्प्रूव कर दीजिए। अभी टाइम है आपके पास कि आदमी झूठ बोल के गया नेशनल वॉइस में। डेटा की बुनियाद पर कह रहा हूं। आपके ये काम आपका है। पर यहां माइनॉरिटीज के वोट तो मुल्ला, मौलवी, इमाम, धर्मगुरु लोग तय करते हैं। आप कैसे बीच में आ गए? देखिए यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। सुनिए, इस्लाम में धर्मगुरु का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यकीनन डेमोक्रेसी है, हर एक को अपनी बात रखने का हक हासिल है। वो अपनी बात रखे हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं, बोले हैं, ठीक है, कोई इतराज नहीं है, आवाम तय करेगी। नहीं तो ऐसे पॉलिटिकल मामलों में अगर इस तरह की एंट्री रिलीजियसली हो रही है तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आप तो साइलेंटली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि इन तमाम लोगों को, उन इमाम, उन मुल्लाओं की, उन मौलानाओं की मजम्मत तो आपने नहीं की। आई अप्रिशिएट की अगर आप करें तो। नहीं, इन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अपनी बात रखने की बहुत जरूरत है। आज वो कोई बात कह रहे हैं तो कल कानूनी गिरफ्त में ना आ जाए वो। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं किसी बड़ी जगह पर बैठकर मैंने कह दिया और लोग सुन लेंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जमीन पर जाना पड़ेगा, लोगों को बात रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो माइनॉरिटीज का मुस्तकबिल कौन तय करेगा? माइनॉरिटीज का मुस्तकबिल हिंदुस्तान के संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसी को पूरा करना है। मेरी लड़ाई ये नहीं है कि आसमान से तारे लाके दो या चांद से मट्ठी लाके दो। मैं कह रहा हूं कि संविधान में जो मुझे राइट्स दिए गए हैं वो मुझे राइट्स दो। आप ना आप मुझे पैट्रोनाइज करो, ना मुझसे आप नफरत करो। मेरे जो हुकूक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझसे वादा किया, वो आप मुझे दो। पर आपका आरोप है कि आप घृणा की राजनीति करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। अरे भाई, अगर सच्चाई बयान करना हेट स्पीच है तो फिर मैं क्या घृणा की राजनीति करते हैं? अरे अब ये तो हमारे विरोधियों की एक साजिश है बस। मैं खड़े होकर तो क्या चमचागिरी करूं? क्या इनकी तारीफ में पुल बांधते जाऊं कि अखिलेश ऐसा थे, अखिलेश फुला थे या वो थे? अरे नहीं भाई, और अगर कोई काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया किसी ने। ये आपकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी, जो आपने नहीं की। तो अब मैं सच्चाई को बयान करता हूं। इन लोगों को आदत क्या है कि ये सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि लखनऊ के नए बादशाह हैं, दिल्ली के बादशाह मोदी हैं, ये लखनऊ के बादशाह हैं। तो बादशाह सलामत का मामला है कि दरबारियों को बिठाकर वो सिर्फ अपने कान में सुनना चाहते हैं कि भाई तारीफ करो, तारीफ करो, बस तारीफ करते हो, सुनते जाओ। तब इनको कोई कह रहा है कि नहीं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा, तुम पे तनकीद करूंगा, तो चरागपा हो जाते हैं कि भाई ये कौन आ गया हम पे तनकीद करने वाला। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये 2017 है, वो ये 1990 नहीं है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटीज असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा क्यों करे पॉलिटिकली? आपके पास ऐसा क्या है? असदुद्दीन ओवैसी, आपकी ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी है कि लोग आप पर बिलीव करें? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्यों बिलीव करें? हरगिज मुझ पर भरोसा मत करिए। अपने आप पर एक बार भरोसा करिए, अपनी जमीर की आवाज पर कोई फैसला करिए। और बीजेपी
कि डर से या समाजवादी के खौफ से या उनका अपॉर्चुनिटी से आप अपना वोट मत दीजिए। आप एक खुलकर फैसला करिए। ओवैसी के से 56 आएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर आप ये भी देख लीजिए कि जब यहां पर इतने बड़े बड़े काम होते हैं तो ओल्ड लखनऊ में क्या हाल बना के रखा है, क्या हाल बना के। पुराने लखनऊ को चमन कर दिया। अरे कहां चमन, कहां का चमन। कभी चाहिए आप हमारे साथ टीवी कैमरा दे दीजिए, ले जाके दिखाएंगे आपको वही खुली नालियां, वही गंदगी, वही गुर्बत, वही इफलास। ये बात करी, कहते हैं कि मैंने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई। अरे भाई साहब, नेशनल हाईवे कहता है कि 1 किलोमीटर का कॉस्ट 11 करोड़, आप 44 करोड़ में 1 किलोमीटर बनाए। ये निकलेगा ना, आज नहीं कल तो निकलेगी बातचीत। ये आप सैफई में जैसा चीफ मिनिस्टर बनते, आप 12 किलोमीटर को 4 ट्रैक बनाए थे, 70% उसमें रेट बढ़ जाता उसमें। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है 3 तलाक का, और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव में उसको इशू बनाया है। मैं इस पर आपकी जाती राय जानना चाहता हूं। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 3 तलाक का उत्तर तो प्रदेश मुस्लिम महिलाओं को उनका हित दिलाना चाहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई, एक मुस्लिम महिला को टिकट दे थे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी, वो सबसे बड़ी चीज है ना। आप एक नहीं 10 को दे देते, बोले कि हमने 10 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया है, कामयाब करिए। आप रीटा बहुगुणा की जगह के मुसलमान को दे देते। पर सोसाइटी में अगर उनको हक और हुकूक दिलाना चाहते हैं, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही इस जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज है। जैसा कि कांशीराम ने कहा था कि हर ताले की चाबी जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, आप दे दीजिए। आप बहुत प्रेरित हैं कांशीराम से, प्रेरणा स्रोत मानते हैं उनको? मैं उनकी मेहनत को, उनकी कुर्बानियों को सलाम करता हूं। वो एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी जिंदगी को लगा दी अपने समाज के लिए और बेलौस होकर काम किया। मगर बीजेपी अगर हक दिलाना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। ये तो प्रोग्रेसिव थॉट है। ठीक है, नजीब की मां को हक दिला दीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर के घर से 6 किलोमीटर फासले जेएनयू है, 3 महीने से नजीब गायब है, बदायूं का बच्चा। आप जकिया जाफरी को इंसाफ दिला दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप नहीं दिलाएंगे क्योंकि वहां पर आपको तकलीफ हो जाती है। ट्रिपल तलाक, अच्छा ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक के बारे में क्या मालूम आपको? क्या आपको हनफी फिक्र के बारे में मालूम? क्या आपको फतावे आलमगीरिया के बारे में मालूम? क्या आपको हिदाया किताब में क्या लिखा है उसके बारे में मालूम? अरे भाई, आपको क्या मालूम? आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुस्लिम एम्पावरमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आपकी गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम किया? पर 3 तलाक के मुद्दे पर तो बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं नहीं, जहां पर ना। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ लीजिए, अल अजहर यूनिवर्सिटी ने कहा कि 3 तलाक से तलाक हो जाती है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो दूसरे कंट्रीज में क्या हुआ? अरे भाई, अगर मैं ये कहूं कि दूसरे कंट्रीज में ये हो रहा है, तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है। और जो रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, अजीब और गरीब, वो कहते हैं कि 2 शादी कहीं कंट्री नहीं करता, सिवाय टर्की को छोड़कर तमाम सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज में 2 शादी कर सकते। तीसरी बात यह है कि अगर आप डिवोर्स की बात कर रहे, तो रख दीजिए परसेंटेज पूरे हिंदुस्तान के सामने। 2011 के सेंसस में आ गया है कि मुसलमानों में कितना डिवोर्स है और दूसरे कम्युनिटीज में कितना है, आप रख दीजिए। आप वो भी तो आपके मुताबिक उन मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ 3 तलाक बोल देने से तलाक हो जाना चाहिए? देखिए, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, और बीजेपी दिला रही है। सुनिए, सुप्रीम कुर्सी बीजेपी नहीं दिलाएगी। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी नहीं दिला सकती। बीजेपी की आइडियोलॉजी में सोच ही नहीं है। बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल क्रीचर है। बीजेपी अपने उस आइडियोलॉजी से बाहर नहीं निकल सकती। अब रहा सवाल 3 तलाक का, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रिकंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन की कोशिश नहीं होती, उस वक्त तक तलाक नहीं होता। वो ऑलरेडी लेड लॉ है, तो उस लेड लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसे ये बात साबित कर सकते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी, जबकि आप देखिए कि जितनी भी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज हैं गल्फ की, हाँ, प्रधानमंत्री ने सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। अभी आपने देखा, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, देखिए सबके साथ जो रिश्ते इस वक्त हैं, मुझे लगता है पिछले 20 साल में वैसे रिश्ते नहीं रहे होंगे। आप फिर यही तो प्रॉब्लम है। आप जो विजिबल है वो देखिए ना। सुनिए, हिंदुस्तान के मुसलमान को दूसरे मुस्लिम कंट्री से क्या करना है? मुझे भारत से मतलब है, मुझे अपने मुल्क से मतलब है। मुझे ईरान से क्या करना है? मुझे सऊदी अरब से क्या करना है? मैंने तो रेफरेंस दिया। नहीं, और एज अ फॉरेन पॉलिसी, हम फॉरेन पॉलिसी में पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना, मैं मानता हूं इस बात को। प्रधानमंत्री गए सऊदी अरब को, बहुत अच्छा है। वहां पर 40-50 लाख हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। यहां पर बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। मगर यह कहना
कि यहां के मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो देश के लिए कर रहे हैं। यहां के मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैं उस बात को मानता हूं, हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे होने चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा तो फिर मुझे पाकिस्तान आप पर आरोप है कि आप कट्टरपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए 3 तलाक के मुद्दे पर आप की राय जुदा है। नहीं, देखिए, कट्टरपंथ का इजाफा नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि हनफी फिक्ह में क्या लिखा हुआ है जूरिस्प्रूडेंस में, और वो बात लिखी गई है। और खुद इस्लामिक स्कॉलर्स ने बात कही है कि अगर तलाक देने का ये सही तरीका नहीं है किसी औरत को, ये गलत है, ये सर मत दीजिए, बड़ों को बिठाइए, उसको रिकंसिलिएशन की कोशिश पूरा करिए। मगर अगर इसी को आप मसला बनाएंगे तो क्या मुसलमान औरतों का दूसरे मसले नहीं है? स्कूल का मसला नहीं है, उनके सिक्योरिटी का मसला नहीं है, उनके हायर एजुकेशन आप का भी तो मसला नहीं है? बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट पाना चाहते हैं। आपके पास कौन सा प्रोग्रेसिव थॉट है? अरे भाई, आपके पास कौन सी प्रोग्रेसिव विचारधारा है? आप भी वही राजनीति कर रहे हैं जो दूसरे दलों ने की। ठीक है, मेरी राजनीति यह है कि मैं जो शुरू में आपसे कहा कि संविधान में जो हमको राइट्स दिए गए, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, 21 हो, 29 हो, 30 हो, 350A हो, ये हमको चाहिए। और जब इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो यकीनन एजुकेशन का मामला तय होगा, कल्चर का प्रोटेक्शन होगा, स्कूल खोले जाएंगे, राइट टू लाइफ होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो जब ये सब कुछ आप चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के माने बता दीजिए, चलिए आप। नहीं, अगर देश में एक तरह के नहीं, सुनिए, एक तरह का नहीं, सुनिए, एक तरह का कानून, एक तरह के रूल्स सभी के लिए हो, वो मेरे लिए भी हो, आपके लिए भी हो, दूसरों के लिए हो, उस पर आपकी ना इत्तेफाकी क्यों है? यूनिफॉर्म इसका ड्राफ्ट आने दीजिए, मैं बताऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफाइन कर सकेंगे, ना कॉमन सिविल कोड को डिफाइन कर सकेंगे। और इसका एक ड्राफ्ट आने दीजिए ना, जनता के बीच आने दीजिए। कोई ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या इसका एक ड्राफ्ट आने दीजिए। अरे कोई ड्राफ्ट नहीं आएगा। तीसरी बात सुनिए, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स क्यों दे रहे हैं? क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ? मुसलमानों को भी दीजिए आप, चलिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ आप हिंदूज को दे रहे हैं, मुस्लिम्स को क्यों नहीं दे रहे हैं? और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल प्रोटेक्शन राइट्स दिया है नागास को और मीजो को। मोदी सरकार ने नागा से फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, 1.5 साल हो गया, अब तक उसको मीडिया को नहीं देते कॉपी। तो एक ड्राफ्ट आने दीजिए ना कॉमन सिविल कोड का। कोई ड्राफ्ट हो सकता है कि ये सारे इश्यूज एड्रेस किए गए हों। कोई ड्राफ्ट नहीं आएगा। हमारे मुल्क में स्पेशल मैरिजेज एक्ट है, क्यों है वो? आप जाइए शादी करिए, उससे कौन रोक रहा है आपको? इंडियन सक्सेशन एक्ट है, करिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, करिए। आप, कौन रोक रहा है आपको? आप देखिए, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसमें बेपनाह बेशुमार मजाहिब के मानने वाले हैं, हजारों कल्चर्स हैं। ये मुल्क दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो हमारा देश है। अगर आप यहां पर एक लॉ करेंगे, एक कल्चर करेंगे, एक जबान करेंगे, याद रखिए हिंदुस्तान कबूल नहीं करेगा इसको। मिसाल के तौर पर जली कुट्टा की मिसाल ले लीजिए। मोदी सरकार को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, झक मराकर रातों रात नोटिफिकेशन निकालना पड़ा, वरना मरीना बीच में तो वहां बीच की जगह आग लग जाती। जली कुट्टा को आप नहीं रोक सके, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कौन सी दुनिया में बस रहे हैं लोग? कौन सी दुनिया में बस रहे हैं? नहीं, पर वक्त अब बदल गया है ना। अगर आप कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं, सोसाइटी के बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। इतना एग्रेसिवली उसका विरोध करने का रीजन क्या है? प्रोग्रेसिव थॉट्स कौन से हैं? एक ड्राफ्ट आने दीजिए। प्रोग्रेसिव थॉट्स ये है कि खबरस्तान शमशान की बात होगी। प्रोग्रेसिव थॉट्स ये है कि रमजान दिवाली की बात होगी। अरे आपको जिंदों की फिक्र नहीं है, आप जो मर गए उनकी फिक्र कर रहे हैं। आप जो 150 हिंदुस्तानी मारे गए 500,000 की नोट में, उनकी फिक्र नहीं है। दिवाली रमजान की आप बात करते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आर्टिकल 51A कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। हमारे प्रधानमंत्री मुंबई के एक हॉस्पिटल में जाकर कह दिए कि हिंदुस्तान में 2000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी। आप बताइए कौन सी बात कर रहे हैं वो? ये प्रोग्रेसिविज्म है? ये तो हम कह रहे हैं ना कि भाई आप जो नफरत के नाम पर करेंगे उसको प्रोग्रेसिव बोल देंगे, और जब हम बोलेंगे भाई ये इंडिया का प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी उसको बचाइए, तो बोलेंगे अरे ये तो आप धक्यानुसी बात कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि आप देश को बांटने वाली बातें करते हैं? कौन सी बांटने? भारत माता की जय बोलने में आपको बड़ा एतराज है? अगर आप बोलेंगे ना सर, मैं आपके साथ ठहरूंगा। मैं कहूंगा कि यकीन आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं तुमको यहां रहना है तो तुमको बोलना पड़ेगा, मैं बोला नहीं बोलूंगा, मेरी जान ले लो। इसका कोई कानून है क्या? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद फखर से कहता हूं,
मैं बराबर कहता हूं, कहता पर रहूंगा। आप याद करिए राज्यसभा में जावेद साहब ने कितनी मजम्मत की थी आपकी। ठीक है, वो उनका ब्यूटी। उन्होंने आपको गली का नेता बताया था। बहुत मैं गली का भी नहीं हूं, नुक्कड़ का भी नहीं हूं। मैं वो गलती कर गए, वो तो गलती कर उन्होंने गए। कहा कि आंध्र तेलंगाना के बिल्कुल सही कहा एक उन्होंने। शहर के एक मोहल्ले के नेता हैं आप। बिल्कुल सही है। मैं तो नुक्कड़ का भी नहीं हूं, मगर अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि लखनऊ आया तो ब्रजेश मिश्रा के सामने आपने मुझे बुलाकर बिठा दिया स्टूडियो में। नुक्कड़ के नेता को आपने बिठाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, ये बड़े आदमी हैं, वो गाने लिखने वाले हैं। मगर जब वो मेरी तारीफ में मेरी शेरवानी पर जिक्र कर रहे थे, वो ये नहीं देख पाए कि उस कुर्सी सदारा पर जो बैठे हुए थे हामिद अंसारी, वो भी शेरवानी पहनकर बैठे थे। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कि अब तेलंगाना की राजनीति में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों नहीं रही? लोग कहते हैं कि आप वहां का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ना ना ना, मैं आज मैंने हर बार कहा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं आएगी। मेरे सर पर जो ताज है ना, वो बादशाहों के सर पर भी नहीं था, वो काफी है मेरे लिए। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाह रहा हूं, ना मुझे शौक है। हम तेलंगाना में हमारे 7 विधायक हैं, मैं हूं, हमारी पार्टी का स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात है वहां के चीफ मिनिस्टर से, टीआरएस से। हम लोग डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, काम करवा कोई रहे हैं। पॉलिटिकल एम्बिशन है तेलंगाना को लेकर या सिर्फ 7 पर ही संतुष्ट रहना चाहते हैं? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो एम्बिशन का ही नाम है ना। अगर आप एम्बिशन ना हो तो क्यों आए? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका एम्बिशन है, मेरा एम्बिशन है। मेरा एम्बिशन ये है कि अपनी पार्टी को मजबूत करूं। मेरा एम्बिशन, सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान की मजलूम अवाम है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, उनके लिए कुछ करूं और करते जाऊं। और जब मर जाऊंगा तो लिखिए मेरे बारे में। को ठगा तो कौम के ही लोगों ने ना। बिल्कुल सही है। घर को आग उत्तर प्रदेश तो इसका उदाहरण है। घर को आग आज लगी। भी देखिए मुल्ला, मौलवी, इमाम, धर्मगुरु ये सब अपीलें कर रहे हैं। और आप देखिए आप कितने लाचार हैं कि उनकी मजम्मत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, घर को आग लगी घर के चिराग से। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो बोलें। मगर एक बात याद रखिए, अवाम बड़ी होशियार है। लौट कर आएंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद? बार बार आएंगे, आप बुलाते रहिए, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। असली मसाइल क्या है, मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि मुसलमानों की असली समस्या। एजुकेशन 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 एजुकेशन। किसी ने ध्यान नहीं दिया? हरगिज नहीं दिया। अगर देते तो आपको मौका मिला तो क्या करेंगे? स्कूल्स खोलेंगे। स्कूल्स खोलने के लिए लड़ेंगे। हमारा विधायक जीत के जाएगा तो लड़ेगा, स्कूल्स खोलो, यूनिवर्सिटीज खोलो। इन जेलों में जो बच्चे सड़ रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो अपनी सजा काट चुके हैं, छोड़ो उनको। ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करो। आप पैट्रोनाइज मत करिए। क्यों इफ्तार की दावत करते हैं हमारी? आप नाटक कर रहे हैं, सर पर टोपी पहन के आगे नाटक कर रहे हैं। पुकायदा इस्लामीकरण करते हैं, वो अच्छा भी डालते हैं। छोड़िए ना, रोजा मुझे रहने का है 15 घंटे का। आप आके रोजा मुझे खोलना है, करते मुझे खजूर खिलाओ। अरे मुझे खजूर खोलना है, कि पानी पीना है, आप आ जाते हैं। तो यही तो परेशानी है ना, हम खुश हो जाते हैं। तो अब ये नहीं होगा। अभी सेकुलरिज्म का बाजा हम नहीं बजाएंगे। अभी इनको बजाना पड़ेगा। अब इनको गले में मंच पर खड़ा करके एक बड़ा फूल माला पहना के डब्बा देंगे, मारी डब्बा बाप, 60 साल अब आप मारिए। ऑलराइट, हम उम्मीद करते हैं ओवैसी साहब कि आप उत्तर प्रदेश के दौरे यूं ही लगातार करते रहेंगे और चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के इश्यूज को उठाते रहेंगे, भले ही आपको सफलता मिले या जिंदगी कोशिश का नाम है। इंशाल्लाह ताला यहाँ नहीं मिली तो उस दुनिया में कामयाबी मिलेगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप नेशनल वॉइस के ब्रॉडकास्ट सेंटर में आज आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असदुद्दीन ओवैसी, वेरी बोल्ड हॉट इंटरव्यू। और मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान का असदुद्दीन ओवैसी का सबसे क्लियर, हर मुद्दे पर बहुत स्पष्ट राय के साथ ये इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।